हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी। और आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जिसके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो गया है ना। तो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नाम सेकंड पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर नीट और क्लास 11th की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नीट में टिश्यू आएगा, है ना। नीट में टिश्यू आ रहा है, जबकि क्लास 11th वालों को टिश्यू नहीं पढ़ना, सिर्फ टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, जो कि टॉपिक यहाँ पे है, टिश्यू सिस्टम। लेकिन बिना टिश्यू पढ़े हुए टिश्यू सिस्टम पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस वजह से शुरुआत हम टिश्यू से ही करेंगे। अगर आप क्लास 11th के हैं तो टिश्यू वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो अभी मैं शुरू करने आ रहा हूँ, ये टॉपिक जो टिश्यू वाला टॉपिक है ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं, फिर उनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, वो छोड़ सकते हो। लेकिन नीट वालों के लिए ये टिश्यू टॉपिक भी आएगा, टिश्यू सिस्टम टॉपिक भी आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ का एक टॉपिक है जो कि डिलीट कर दिया गया है, काफी ज्यादा परेशान भी करता था आपको, तो सेकेंडरी ग्रोथ हम यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम ही पहले शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से, है ना। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी, जिसका मतलब था एक्सटर्नल यानी बाहर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, और एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। तो जैसे कभी भी एनाटॉमी बोली जाए तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या है, कौन से टिश्यूज प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन सी चीजें प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो एनाटॉमी हमें पढ़नी किसकी है, फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स तो आप जानती हैं किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स को, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास टिश्यू, यानी प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको पढ़ना है। दो तरह के मेनली प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी 1 डिग्री जिसे हम लिखते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी 2 डिग्री जिसे लिखते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये खुद दो तरह का, एपिकल और इंटरकैलरी। बेसिकली ये दोनों जो है एपिकल इंटरकैलरी, ये एग्जांपल है किसके, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब प्राइमरी क्यों कहा गया है, ये बेसिकली समझ लो पहले जो बना वो प्राइमरी है ना, जो प्लांट में शुरुआत से बन गया था उसको हम प्राइमरी कहते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टम है, एपेक्स मतलब होता है एकदम कोने पे या फिर किनारे पे रहना, या फिर एकदम टॉप पे रहना, है ना। तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना, ये प्लांट्स के टॉप और बॉटम पे रहता है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है ना। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होगा और यहाँ पे एपिकल, यानी रूट के टॉप पे और शूट के टॉप पे। इसके अलावा जो ब्रांचेस होगी उसके भी टॉप पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये देखो आप दो तरह का होगा, ये शूट एपिकल मेरिस्टम, ए मतलब एपिकल मेरिस्टम, ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना। शूट एपिकल मेरिस्टम, जैसे सूट एम लिख दिया मैंने, और रूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ होगा, सूट के एपेक्स पे, यानी ब्रांच जो सॉरी जो शूट है या कह लो जो तना है उसके एकदम ऊपर। रूट एपिकल मेरिस्टम जो होगी वो रूट के एपेक्स पे होगा, रूट के एकदम ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टम से कुछ सेल्स जो होती हैं वो छूट जाती हैं। जब शूट एपिकल मेरिस्टम फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड या छूट जाती हैं, और उन्हीं सेल से बनती है एक्सिलरी बड। ठीक है, तो याद रखना एक्सिलरी बड किससे बनती है, उन सेल से जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम से छूटी हुई है। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टम था। ठीक है, ये एपेक्स पे होता है, यानी ऊपर नीचे, बीच में नहीं पाया जाएगा ये। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ये अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, यानी मैच्योर टिश्यूज के बीच में ये पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। एपिकल मेरिस्टम बीच में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इंटरकैलरी मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जा रहा है। एग्जांपल ये ग्रास में है। अब ग्रास का एग्जांपल क्यों दे रखा है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मान लेते हैं ये घास है ना। और घास जो होती है वो गाय भैंस जो होती है नॉर्मली चरने जाती है तो घास खा लेती है। तो मान लेते हैं यहाँ से घास खा ली, अगले दिन या फिर 2-4 दिन बाद आप देखोगे तो ये घास जो है फिर से ग्रो कर जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जब यहाँ से गाय भैंस खा लेती है गाय को, सॉरी घास को, तो यहाँ पे जो टिश्यू होता है ना वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, और यही इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ये वापस से घास को बड़ा कर देता है। समझ में आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम का ये एग्जांपल याद करना। तो ये था प्राइमरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम को लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं, और ये बाद में डेवलप होता है। प्राइमरी मेरिस्टम जो है पेड़ जब बना है तभी शुरुआत में ही, जब एकदम छोटा पेड़ था तभी डेवलप हो गया। सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में डेवलप हुआ। और सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल में याद करना, किसी भी तरह का कैम्बियम अगर आ गया, है ना, इंटरकैलरी मतलब इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सारे कैम्बियम जो है ये सारे के सारे सेकेंडरी मेरिस्टम है। ठीक है, ऑल कैम्बियम आर 2 डिग्री या कह लो सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तो ये बाद में बनते हैं। अच्छा, ये बाद में क्यों बनते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ना ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है या पेड़ को मोटाई में बढ़ाता है। तो देखो पेड़ के अंदर दो ग्रोथ होती है, एक होता है पेड़ की लंबाई बढ़ना जो कि कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ या 1 डिग्री ग्रोथ। ठीक है,
वन डिग्री या प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, पेड़ की लंबाई बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, पेड़ की गर्थ का बढ़ना या फिर मोटा होना, पेड़ का मोटा होना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और क्योंकि पेड़ आपको पता है बाद में मोटा होता है, पहले उसके लंबाई बढ़ती है, उसके बाद उसकी मोटा होना शुरू होता है वो, तो इस वजह से सेकेंडरी जो टिश्यूज होते हैं ये बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, एक अकेली तरह की, मतलब जो भी सेल्स होंगी वो एक जैसी होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो सिंपल में होता है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी, अलग अलग तरह की सेल्स होंगी, ठीक है। पहले सिंपल पढ़ देते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। सिंपल में सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा में जो सेल्स होती है, पैरेन्काइमा क्या है, एक तरह का सिंपल क्या कहते हैं, टिश्यू है ना, और जो भी टिश्यू होता है वो सेल से बना होता है। और पैरेन्काइमा क्या है, सिंपल टाइप का टिश्यू है। तो मतलब सारी सेल एक ही तरह की होती हैं, ठीक है, एक ही तरह की सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। अच्छा, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब लगभग उनका साइज जो होता है वो सेम होता है, सारी सेल्स का जो साइज होता है, आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब समझ लो डायमीटर, तो एक ही तरह के डायमीटर होंगे या सेम साइज की सेल्स होती हैं, ठीक है। लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ना के बराबर, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स जो होती हैं उनके बीच में थोड़े जगह होती है, तो वो सेल के जो बीच में जगह होती है वो यहाँ पे जनरली नहीं पाई जाती, ठीक है। फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, फोटोसिंथेसिस करती है, स्टोरेज करती है और सिक्रेशन करती है, ठीक। दूसरी सिंपल टाइप की टिश्यू है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनके थिक कॉर्नर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, एक सेकंड। उनके थिक कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे कॉर्नर होते हैं कॉलेनकाइमा की सेल्स के। क्यों होते हैं, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के डिपोजिट की वजह से होता है ना, कोने में सेलुलोज डिपोजिट हो जाता है। तो मान लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा बनाते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स जो है ये ऐसे थिक होंगे, मोटे होंगे। तो कॉर्नर्स मोटे क्यों हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या फिर पेक्टिन। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से इनके कॉर्नर्स थिक होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस यहां भी एब्सेंट होता है। पैरेन्काइमा भी आपको पता है कि बहुत कम या फिर एब्सेंट होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा भी, कॉलेनकाइमा में भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा और फंक्शन यहाँ पे सपोर्ट का होता है, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो लॉन्ग और नैरो सेल्स होती हैं यहाँ पे, थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, मतलब जो सेल्स की सेल वॉल होती है वो थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, मतलब उस सेल वॉल में, सॉरी, उस सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। विथ पिट्स, इसके अलावा छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे पिट पाए जाते हैं, या कह लो छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा दो तरह की, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। जो स्क्लेरिड्स होते हैं इनमें ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, मतलब अंदर से ये खोखले होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का भी फंक्शन जो होता है वो सपोर्ट का होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या थे, सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम पढ़ेंगे थर्ड पेज पे, ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। टिश्यूज पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में, जिसमें जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। पहले जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम देखो चार चीजें से बना, चार तरह की सेल से बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं, ठीक है। जाइलम चार तरह की, एक दो तीन चार, चार तरह की सेल से बना हुआ है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये तो आप 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं ना। अब सेल्स देख लेते हैं कौन सी चार सेल्स होती है। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार तरह की सेल्स होती है जाइलम के अंदर। जो ट्रैकिड सेल्स होती है ये डेड होती हैं, वेसल सेल्स भी डेड होती हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होता है ना उसमें वेसल्स होती नहीं, ठीक है। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये भी डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा अकेला लिविंग होगा, तो याद करना चार में से तीन डेड है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर तीनों डेड है, पैरेन्काइमा लिविंग है बस, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, फैट और टैनिन को भी स्टोर करता है, और जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो भी पैरेन्काइमेटा सेल्स से होता है, जिसे हम कहते हैं रे पैरेन्काइमेटा सेल्स, ठीक है, या रे पैरेन्काइमा सेल्स। इनसे रेडियल कंडक्शन होता है वाटर। रेडियल कंडक्शन समझते हो ना, पेड़ में आते हैं, एक मिनट, ये हमारा पेड़ है, थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ में ऊपर नीचे पानी तो जाता ही है जाइलम से, साइड बाय साइड भी जाता है ना। ये जो साइड में पानी जा रहा है, इस साइड दूसरे साइड, इसको कहते हैं रेडियल कंडक्शन। और रेडियल कंडक्शन होता किससे, रे पैरेन्काइमा सेल्स से, ठीक है। अच्छा,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेनली ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर। तो जाइलम में 4 पार्ट है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड पैरेन्काइमा, लेकिन उसमें से ट्रैकिड्स और वेसल का मेन काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। तो ये जाइलम था, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और इसी वजह से 4 तरह के सेल से बना है। ऐसे ही फ्लोएम भी क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये भी अलग अलग तरह के सेल से बनता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जिम्नोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है वो 4 तरह की सेल से बना है, सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लोएम है वो भी 4 तरह की सेल से बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, यहाँ पे सीव सेल्स है ना जिम्नोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल है फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल है, सॉरी एल्ब्यूमिनस सेल है, और एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर ये दोनों सेम। तो शुरुआत के दो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंजियोस्पर्म्स में हम सीव ट्यूब्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स कहते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म्स में हम एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर। अब एंजियोस्पर्म से अगर बात करें तो जो सीव ट्यूब्स होती है इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो इसका जो फंक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का फंक्शन कंट्रोल करता है, अब सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस है नहीं, तो इसका फंक्शन जो होता है वो कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती है। कंपेनियन सेल्स कंट्रोल फंक्शंस ऑफ ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब्स, सॉरी, है ना। सीव ट्यूब्स का फंक्शन जो होता है, जो भी काम होता है, कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल, क्योंकि उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो खुद का उसका कंट्रोल है नहीं, ठीक है। अच्छा, सीव ट्यूब्स कुछ इस तरह से होती है, देखो जो यहाँ मैंने बना रखी है ना, और कंपेनियन सेल मैंने यहाँ पे ऐसा डी के फॉर्मेट में उल्टा डी जैसा बना रखी है। इन दोनों के बीच में गड्ढे होते हैं, है ना, जहां पे ये दोनों जुड़ी होती है वहां गड्ढे होते हैं, जिसे हम पिट फील्ड कहते हैं, है ना। और बड़ा वैक्यूल पाया जाता है किसके अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर काफी बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो स्टोर फूड, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज एक्सेट्रा, एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो जनरली एब्सेंट इन 1 डिग्री फ्लोएम, ये ज्यादातर 1 डिग्री यानी प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है। प्राइमरी फ्लोएम मतलब जो पहले बना, देखो जो ये चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है, पहले और बाद में बनना, है ना। प्राइमरी वाला जनरली क्या होता है कि बाई बर्थ समझ लो, जब प्लांट जब बना है उसी टाइम से बन रहा है, और जो सेकेंडरी वाला है वो बाद में बना है ना, लेटर स्टेज में बना है। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, और ये डेड होते हैं, और ये यूज करते हैं जूट, अच्छा इसके कई सारे यूज भी है, जैसे कि जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ठीक है, मतलब रस्सी वस्सी बनाने के काम आते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम था, और जाइलम फ्लोएम किस तरह के टिश्यूज है आपको याद रखिएगा, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो इस वजह से 4 तरीके से। तो टिश्यू समझ में आ गया, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करो, देखो टिश्यूज को। टिश्यू 2 तरह के, जो डिवाइड कर सकते हैं उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें परमानेंट कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 2 तरह के, जो प्राइमरी ग्रोथ कराए उन्हें प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम 2 तरह का, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल जो होता है वो एपेक्स पे होगा, सूट के एपेक्स पे, रूट के एपेक्स पे, ठीक है। सूट के एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहां से जो सेल्स छूटती हैं उनकी वजह से एक्सिलरी बड बनता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये लेटरल मेरिस्टेम इसे कहते हैं, और जितने भी कैम्बियम होते हैं सारे के सारे सेकेंडरी ग्रोथ, सारे के सारे सेकेंडरी कैम्बियम होते हैं, सॉरी यार सेकेंडरी टिश्यू होते हैं ना, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और ये सारे के सारे क्या कराते हैं, गर्थ में इंक्रीज कराते हैं पेड़ की, यानी पेड़ की मोटाई बढ़ती है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले ऐसे होते हैं जो एक ही तरह की सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि अलग अलग तरह की सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया तुमको, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये टिश्यू था। अब आते हैं टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम तो सबको पढ़ना है, चाहे आप नीट में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो जो टिश्यूज हमने पढ़े हैं ना उन्हीं को मिला के टिश्यू सिस्टम बनता है, और यहाँ 3 तरह का टिश्यू सिस्टम है। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि बेसिकली समझ लो पेड़ की दीवारों को बनाएगा, है ना, बाहर बाहर की जो चीजें हैं, पेड़ की जो बाहर की चीजें हैं, जो जितनी भी वॉल है वो सारी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनेंगी। सॉरी, पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ये बेसिकली वेस्कुलर बंडल बनाता है ना, जाइलम और फ्लोएम जब आपस में साथ में रहते हैं तो हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल बन रहा है। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो ये वेस्कुलर बंडल बनाता है। अब एपिडर्मल ने बाहर की चीजें बना दी, वेस्कुलर टिश्यू ने वेस्कुलर बना दिया, अंदर जो जगह बची हुई है ना उसको भरना होता है बेसिकली, और उस भरने के लिए हमारे पास आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है ना, ऐसा कुछ है, पेड़ में ये बाहर वाली दीवार है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और ये बाहर वाली दीवार है, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनी हुई है ना। मान लेते हैं ये पेड़ है हमारा,
कटा हुआ रखा है ना। तो बाहर वाली दीवारें किससे बन गई हैं, बाहर की या ऊपर की कहीं की भी दीवार जितनी है वो किससे बनी है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम मान लेते हैं, जो कि वाटर को और क्या कहते हैं मिनरल्स को और खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, जाइलम और फ्लोएम मिलके। तो ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया। अब जो बची हुई जगह है ना वो भरी जाएगी किससे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। तो ये जो जगह मैं भर रहा हूं ना ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम हो गए। पहला टिश्यू सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहला टिश्यू सिस्टम हमारे पास है एपिडर्मल, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तीन चीज हमें पढ़ना है। सबसे पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, बाहर की जो लेयर होती है पेड़ की उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस में मे हैव क्यूटिकल, इस एपिडर्मिस पे एक क्यूटिकल नाम की वैक्सी लेयर पाई जा सकती है, जो कि जरूरी नहीं है ना, एबव इट। तो मे हैव क्यूटिकल ऐसा जरूरी नहीं है कि है, रहनी ही चाहिए, लेकिन हो सकती है। तो एपिडर्मिस क्या है, बेसिकली बाहर की जो पेड़ की जो दीवार है ना, जो बाहर से पेड़ आपको दिख रहा है वो एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल या वैक्सी लेयर पाई जा सकती है ना। एब्सेंट रूट, क्यूटिकल जो होती है वो रूट्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है ना पानी के एवापोरेशन को मिनिमाइज करना, बेसिकली पानी के लॉस को कम करना। अब एपिडर्मिस पे अगर क्यूटिकल रहेगी तो पेड़ जो है वो लगातार, क्योंकि सनलाइट पड़ती रहती है और पानी बाहर निकलता रहता है पेड़ से, तो अगर क्यूटिकल रहेगी तो वो पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना, क्योंकि वैक्सी लेयर है, वैक्स की बनी हुई है। तो इसी वजह से रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, क्योंकि रूट में ना सनलाइट लगनी है और ना पानी वहां से इतना निकल रहा है ना, वहां तो एब्जॉर्ब होता है पानी, ठीक है। एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम में ही दूसरा है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। काम तो आपको पता ही है, स्टोमेटा बचपन से पढ़ रहे हो, ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का लॉस होना, जो वेपर के फॉर्म में पानी का लॉस होता है प्लांट के अंदर, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो स्टोमेटा से ही पानी प्लांट के अंदर से बाहर जाता है, ठीक है, और ये जरूरी भी होता है, ऐसा नहीं कि लॉस ही है, ये जरूरी भी होता है, ठीक है। और दूसरा गैस का एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। तो ये दोनों काम क्या होता है, स्टोमेटा से होता है, ठीक है। अब स्टोमेटा का यहाँ स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे बीच में एक छेद होता है जिससे पानी का लॉस होता है और गैस का एक्सचेंज होता है, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। और बगल बगल जो सेल्स होती हैं, बीन के शेप की सेल्स होती हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। तो बीन जो होता है, या लिवर नहीं, किडनी टाइप की थोड़ा देखने में होती है ना, तो ये गार्ड सेल्स होती है बीन के शेप की, ठीक है। गार्ड सेल्स के ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी, है ना, इस तरह की सेल्स की एक लेयर मिलेगी, जिन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल, बीन सेल, सॉरी बीन कह रहा हूँ, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। तो कभी अगर स्टोमेटल अपर्चर बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आपको तीन चीजें बनानी है, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लिखा नहीं है, दिखाया है आपको फिगर में, जो कि पूछा भी जाता है। जरा ये फिगर देखो आप, देखो मैंने जो गार्ड सेल हैं उनकी इनर वॉल्स को ऐसे थिक बनाया, मोटा, है ना। इनर वॉल्स जो होती हैं ऐसे काफी ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। तो ये चीज एग्जाम में पूछा भी जाता है और एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि जो इनर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की वो थिक होती हैं कंपेरिजन टू आउटर वॉल। ये आउटर वॉल है ना, ये बाहर की वॉल है ना, ये आपकी बाहर की वॉल है। तो बाहर की वॉल कैसी होती है, पतली होती है, अंदर की वॉल थिक होती है, ये चीज रखना, ठीक है। आखिरी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रासेस होती हैं उनमें डंबल शेप की गार्ड सेल्स होती हैं। नॉर्मली क्या शेप आ रहा है गार्ड सेल का, कुछ ऐसा आ रहा है बीन शेप का, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है गार्ड सेल का शेप, है ना, दोनों साइड में ऐसे जा रही। तो बहुत गंदा बना दिया। नॉर्मली क्या आ रहा है, बीन शेप का ऐसा आ रहा है, इधर भी ऐसी है ना, बीन शेप का आ रहा है। लेकिन ग्रासेस में डंबल शेप का होता है, तो कुछ ऐसा होता है, अगर ग्रासेस में आपको बनाना पड़ गया कहीं, ऐसे होते हैं, ये होता है गार्ड सेल्स। तो जैसे डंबल होता है, आपने डंबल तो देखा होगा, ऐसी होती है गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ग्रासेस में अलग है थोड़ा। ओके, तो ये हो गया एपिडर्मिस, स्टोमेटा। और तीसरा है एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर मतलब जो हेयर्स निकल रहे हैं रूट और शूट पे, है ना। जो रूट हेयर्स होते हैं इनको हम रूट हेयर्स ही कहते हैं, इनका स्पेशल नाम नहीं है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो स्टेम हेयर्स होते हैं इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं, और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर्स, और स्टेम हेयर्स या जो ट्राइकोम्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इतना ही था इसमें। फिर आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। दूसरा हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज अदर देन एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी टिश्यूज हैं
जो कि बेसिकली भर दिए गए हैं, है ना, उनका काम भी होता है, ऐसा नहीं बिना काम के रहे, ठीक है। तो वो सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं उनको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में लाते हैं। जैसे कॉर्टेक्स हो गया, पेरीसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, मेडुलरी रेज हो गई, ये सारे के सारे पैरेन्काइमा सेल्स होती है इनके अंदर, ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। फिर आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना है। जब जाइलम और फ्लोएम साथ में रहते हैं तो हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कई सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि ऐसे फ्लोएम ऊपर की साइड होता है और जाइलम नीचे की साइड होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हिस्सा जो है रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। और नीचे की ओर क्या है, और यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये जाइलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फिगर में देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है कोई वो नहीं है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम है ना, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, ठीक है, गैप नहीं है कोई। और इस तरह के अरेंजमेंट को, जहाँ पे जाइलम के ऊपर फ्लोएम होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल हमें दिख रहा है, इसको हम कहेंगे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और किस में अंदर दिखता जाता है, ये मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर ये देखा जाता है, ठीक है। और जहां पे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है, वहां पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होती, ठीक है। दूसरा फिगर देखो पहले। अब यहाँ पे देखो, फ्लोएम जो है, यहाँ ऊपर रेड वाला पार्ट ये है फ्लोएम, ठीक है। फिर जाइलम की बात करें तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। अब बीच में देखो, यहाँ पे एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप मैंने बना रखी है, जिसे हमने लिखा है कैम्बियम। और कैम्बियम क्या है, एक तरह का क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मैंने कहा था ये सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, यानी पेड़ जो पेड़ होती है उसकी मोटाई को या गर्थ को बढ़ाते हैं। तो यानी यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ या फिर पेड़ मोटा भी होगा। तो जहां पे इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाएगी। अच्छा, इस तरह के अरेंजमेंट को अभी भी कॉन्जॉइंट ही कहेंगे, क्योंकि कॉन्जॉइंट मतलब होता है दोनों जुड़े हुए हैं एक तरह के, है ना। फाइलम और सॉरी, फ्लोएम और जाइलम एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट ओपन, ठीक है। ओपन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में एकदम नहीं जुड़े हुए हैं, बीच में क्या है, जगह है कैम्बियम की, इस वजह से ओपन कहेंगे। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये है कॉन्जॉइंट ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल, जो कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। और डाइकॉट्स में क्या दिखेगी, सेकेंडरी ग्रोथ दिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ का समझ में आ गया। मैंने कहा था यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होगी, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड में कोई सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है ना। कॉन्जॉइंट ओपन में सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि कैम्बियम पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये दो तरह का अरेंजमेंट तो आपने देख लिया जाइलम और फ्लोएम का। एक तीसरा अरेंजमेंट है जिसे हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है कि अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं। जैसे जैसे एक सर्कल हमने ये बनाया, और इस रेडियस पे, यानी कह लो इस सर्कल की रेडियस पे सारे के सारे जाइलम का अरेंजमेंट है। एक सर्कल हमने यहां पे बनाया एकदम कोने में, और इस पे सारे के सारे और फ्लोएम का अरेंजमेंट है। तो इसे कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, या कह लो डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होना, यही होता है रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में ये जाइलम 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 और जाइलम, और यहाँ इधर फ्लोएम चारों, ठीक है। ये रेडियल अरेंजमेंट होता है, ये रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब नीचे आते हैं फिर। हाँ, तो हमने तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम, यानी एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर, तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जाइलम फ्लोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इधर आ जाओ, 1 डिग्री जाइलम। 1 डिग्री जाइलम मतलब ऐसा जाइलम जो कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बना, ठीक है, उसको 1 डिग्री जाइलम कहेंगे। ऐसा जाइलम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बना, उसको 2 डिग्री या सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ से, या कह लो सेकेंडरी टिश्यू से बनता है, ठीक है। जो ये 1 डिग्री जाइलम होता है या प्राइमरी जाइलम होता है, ये दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। जो प्रोटोजाइलम है ये पहले बनेगा, और मेटाजाइलम जो है वो बाद में बनेगा। अच्छा, अगर प्रोटोजाइलम पिथ के पास में है और मेटाजाइलम दूर में है ना, तो प्रोटोजाइलम पे ध्यान रखो, मेटाजाइलम छोड़ो, सिर्फ प्रोटोजाइलम पे ध्यान रखो। अगर प्रोटोजाइलम पिथ के पास में है तो हम कहेंगे एंडार्क कंडीशन होती है, यहाँ पे डी भी रहेगा, है ना। एंडार्क कंडीशन होती है। तो एंडार्क कंडीशन क्या होती है, जब प्रोटोजाइलम पिथ के पास में, और एंडार्क कंडीशन देखी जाती है स्टेम में। तो स्टेम में जो टिश्यूज होंगे, जब आप टिश्यूज को देखोगे तो जहां जो प्रोटोजाइलम होगा ना, वो पिथ के पास में दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, पिथ क्या है, बेसिकली सेंटर है। किसी भी पेड़ को आप काटोगे तो जो एकदम बीच वाला पॉइंट होता है ना, वही पिथ है, समझ लो, ठीक है। अगर मेटाजाइलम है पिथ के पास, तो हम कहेंगे एक्सार्च कंडीशन पाई जा रही है, और ये देखी जाती है रूट्स में, ठीक है। तो एंडार्क और एक्सार्च ये दोनों कंडीशंस है। एक्सार्च देखी जाती है रूट में, एंडार्क स्टेम में देखी जाती है, ठीक है।
प्राइमरी फ्लोएम भी दो तरह का होगा। प्राइमरी फ्लोएम मतलब जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बना था। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ये भी दो तरह का होगा। प्रोटोफ्लोएम जो होता है इसमें नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स पतली होती हैं। और जो मेटाफ्लोएम होता है इसमें लार्ज सीव ट्यूब्स होती हैं, और सीव ट्यूब्स जो होती हैं यहाँ पे मोटी होती हैं और अंदर जो है क्या कहते हैं ल्यूमेन भी बड़ा होता है, ठीक है, मेटाजाइलम मेटाफ्लोएम में, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़नी है। फिर अगला पॉइंट जो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया, ठीक है। ये हटा दिया गया, स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, ऑटम वुड, हर्ट वुड, ये सब हटा दिया गया, ठीक है। लीफ हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, यानी डाइकॉट रूट अगर आपने काट रखी है तो कैसे दिखेगी, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो देखो ये लेयर्स आपको याद करना बहुत जरूरी है, बाहर से अंदर की ओर या बाहर से अंदर की ओर ही याद करना है ना, कि कौन कौन सी लेयर आपको दिख रही है। सबसे ऊपर आपको दिखेंगे रूट हेयर्स, क्योंकि रूट है तो रूट हेयर सबसे ऊपर दिखेंगे। रूट हेयर से जैसे ही अंदर आओगे आपको दिखेगा कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स नाम की लेयर नहीं। रूट हेयर से आओगे अंदर तो एपिडर्मिस दिखेगी, क्योंकि एपिडर्मिस क्या है, दीवार है बेसिकली, पेड़ की दीवार, ठीक है। तो रूट हेयर्स कहाँ पे उगते हैं, एपिडर्मिस पे उगते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एपिडर्मल हेयर भी रूट हेयर्स को कहा जाता है। आपको पता है रूट हेयर या स्टेम हेयर को एपिडर्मल हेयर भी कहते हैं। तो रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के बाद ये जो रेड वाली लेयर है ये एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एंडोडर्मिस में बैरल शेप की सेल्स पाई जाती हैं। सेल कैसी होती है, बैरल शेप की, हैव सुब्रिन डिपोजिट, और सुब्रिन का डिपोजिट होता है एंडोडर्मिस में, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती है। तो बेसिकली देखो कुछ ऐसी सेल्स होंगी बैरल शेप की, है ना, ऐसी बैरल शेप की कुछ सेल्स होंगी ऐसे, है ना, ऐसे सेल्स होंगी, और इसमें सुब्रिन नाम का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे डिपॉजिट है, यहाँ डिपॉजिट है, यहाँ डिपॉजिट है, यहाँ पे ऐसे ही हर एक सेल में डिपॉजिट होगा। ऐसे एक स्ट्रिप बन जाएगी, ये कह लो रिंग एक तरह की बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ये है और सुब्रिन का डिपोजिशन ये है ना, हर एक सेल में सुब्रिन का डिपोजिशन है। तो ये बैरल शेप की सेल होती है एंडोडर्मिस में, जिनके ऊपर सुब्रिन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप बनती है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के अंदर आप चलोगे तो मिलेगा आपको पेरीसाइकिल। ये जो मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल। ऐसे आपको क्या कहते हैं सीक्वेंस जरूर याद करना है, ठीक है। पेरीसाइकिल पे पहुंचोगे आप। पेरीसाइकिल फॉर्म्स वेस्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स। जो पेरीसाइकिल होता है इसी से वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। लेकिन अब तो पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया गया है। तो पेरीसाइकिल जो होता है इससे वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, सिर्फ इतना याद रखना। और लेटरल रूट्स यानी जो साइड की ओर रूट्स निकलती है ना, वो पेरीसाइकिल से ही निकलती है ना। एक रूट से आप देखते हो कई सारी रूट निकली रहती है बगल बगल, तो वो जो लेटरल रूट्स है वो पेरीसाइकिल से ही निकलती है, ठीक है। पेरीसाइकिल के पास आप जाओगे, पेरीसाइकिल की ही लेवल पे या उसके अंदर आपको दिखेगा वेस्कुलर बंडल। अब जो डाइकॉट रूट होता है ना, इसमें 2 से 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, सिर्फ 2 से 4। तो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का, अच्छा सबसे अंदर आपको दिखेगा पिथ। पिथ जो होता है बेसिकली सेंटर है ना, इस रूट का सेंटर जो है उसे पिथ कहते हैं। और डाइकॉट रूट्स में पिथ जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 8-10 बार इस फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। चाहे आप नीट के बच्चे हो चाहे 11th के, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इस फिगर को ड्रॉ करना, ठीक है। रटने से बेटर है क्या, ड्रॉ कर लो, आपको मतलब रट जाएगा। अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको ऑलरेडी रट जाएगा। तो ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट है। अब मोनोकॉट रूट देखते हैं कैसी है। मोनोकॉट रूट तो एक ही आपको पढ़नी है, दूसरी वाली बस थोड़ा सा अलग होती है, सिमिलर होती है लेकिन। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, तो सिमिलर टू डाइकॉट रूट, मतलब डाइकॉट रूट में जो भी हमने पढ़ा वैसा ही अरेंजमेंट है, एक्सेप्ट अलग क्या है, पहली चीज पिथ लार्ज है। देखो यहाँ पे क्या था, पिथ वेरी स्मॉल था, है ना। डाइकॉट रूट में पिथ बहुत ही छोटा था। मोनोकॉट रूट में पिथ जो होता है वो बड़ा सा होता है, लार्ज होता है। और मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होंगे। जबकि डाइकॉट रूट में कितने वेस्कुलर बंडल थे, 2 से 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोनोकॉट रूट में कितने दिखेंगे, 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। तो ये अंतर है, ठीक है। स्टील क्या होता है, एक स्टील टर्म है जो कि बेसिकली वीपीपी के बराबर होता है, या कह लो एक शॉर्ट फॉर्म है वीपीपी। वीपीपी में वी जो होता है ये वेस्कुलर बंडल है, पी जो है पेरीसाइकिल है, और पी जो है दूसरा वाला पिथ है। तो अगर वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल, पिथ इन तीनों को मिला के देखा जाए तो हम स्टील टर्म दे देते हैं इन तीनों को मिला के, ठीक है। तो वीपीपी दैट इज वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल प्लस पिथ, तीनों को मिला के स्टील कहा जाता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट आप पढ़ो, है ना।
एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, और डाइकॉट स्टेम पे आ जाते हैं। डाइकॉट स्टेम की जो एनाटॉमी होगी वैसे ही मोनोकॉट स्टेम होगा, थोड़ा अंतर होगा, पढ़ लेंगे हम, ठीक है। सबसे बाहर अभी स्टेम भी जो है उसके ऊपर स्टेम हेयर्स होते हैं, तो सबसे बाहर हमें देखने को मिल गए स्टेम हेयर्स, ठीक है। फिर आपको क्यूटिकल नाम की लेयर, मैंने आपको बताया था ना, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि पानी को बाहर जाने से रोकती है, तो क्यूटिकल नाम की लेयर भी डाइकॉट स्टेम पे पाई जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है, हर एक जगह जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर कहीं जगह पाई जाएगी, कहीं ना कहीं नहीं पाई जाएगी, ठीक है। क्यूटिकल के बाद जब आप नीचे आओगे तो एपिडर्मिस, देखो वही रूट वाला सिस्टम थोड़ा शुरू हो रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल के बाद पिथ, वही सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। फिर से वापस चलते हैं, है ना। तो क्यूटिकल आपने देखा, स्टेम हेयर्स, फिर क्यूटिकल, फिर आता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के यहाँ पे 3 लेयर्स होती है। ये स्टेम में थोड़ा सा बताया गया कि कॉर्टेक्स जो होती है वो 3 लेयर में अरेंज होती है। सबसे बाहर कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, मिडिल वाली लेयर को कॉर्टिकल लेयर्स कहते हैं, और जो सबसे अंदर लेयर होती है कॉर्टेक्स को उसी को एपिडर्मिस एंडोडर्मिस कहते हैं। तो याद आया, एंडोडर्मिस हमने पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ हमने एंडोडर्मिस पढ़ा था कहाँ पे, कॉर्टेक्स के जस्ट बाद पढ़ा था, क्योंकि एंडोडर्मिस जो है ना वो एक्चुअली कॉर्टेक्स की ही सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेम वाले सेक्शन में एनसीईआरटी ने सही से दिखाया, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस। अच्छा, यहाँ पे भी एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपोजिशन होता है, जिससे स्टार्च शीथ बन जाती है, यानी स्टार्च की एक चादर बन जाती है। वहां पे डाइकॉट रूट में क्या किसका डिपोजिशन हुआ था, सुब्रिन का डिपोजिशन हुआ था, जिससे कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी थी। डाइकॉट स्टेम में किसका डिपोजिशन हुआ है, स्टार्च का, जिससे स्टार्च शीथ बन गई है, और ये स्टार्च शीथ रिच होती है किसमें, स्टार्च में ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, कॉर्टेक्स के जस्ट बाद आओगे आप, पेरीसाइकिल मिलेगा आपको। पेरीसाइकिल की लेयर्स ये सब बाहर आपको दिखा रखी है ना, पेरीसाइकिल की लेयर। पेरीसाइकिल के बाद आप अंदर आओगे तो आपको वेस्कुलर बंडल मिलेगा, और वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है, और कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइकॉट सिस्टम है, तो सेकेंडरी रूट यहाँ पे जो ब्लैक कलर का मैंने हर एक उसमें दिखा रखा है ना, हर एक वेस्कुलर बंडल में जो बीच में ब्लैक कलर का दिखा रखा है वो कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स में वेस्कुलर कैम्बियम भी पाया जाएगा, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होती है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल का यहाँ अरेंजमेंट कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है वेस्कुलर बंडल का, ठीक है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं, जिनकी वजह से मेडुलरी रेज बनती है, ठीक है। और सबसे बीच में आता है पिथ, ठीक। तो ये डाइकॉट सिस्टम हो गया, ठीक है। अब आते हैं मोनोकॉट सिस्टम, जो कि थोड़ा सा अलग होगा डाइकॉट सिस्टम में। हैव लार्ज नंबर ऑफ, सॉरी, हैव लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। जैसे यहां पे मैंने कहा था कि डाइकॉट सिस्टम की बात की तो रिंग अरेंजमेंट दिखा वेस्कुलर बंडल का, लेकिन मोनोकॉट सिस्टम में स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी किनारे किनारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो छोटे होते हैं, और जो सेंट्रल होते हैं, मतलब स्मॉलर देन सेंट्रल, यानी जो बीच में होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है ना। बीच वाले वेस्कुलर बंडल्स बड़े हैं और छोटे होते हैं, किनारे वाले छोटे हैं, ठीक है। बीच वाले बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंडरी ग्रोथ और वुड तो स्किप कर देनी है, अब आनी है लीफ पे। तो लीफ बहुत ही आसान है इसकी एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी, यानी लीफ कैसी दिखती है अंदर से। तो जो डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबैलेट्रल, दो तरह की लीफ होती हैं। जो डाइकॉट पेड़ों की लीफ होती है उसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, ठीक है। जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है पहले वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लीफ के ऊपर क्यूटिकल नाम की लेयर पाई जाएगी, और क्यूटिकल लेयर इसीलिए है कि स्टोमेटा से पानी का लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ना हो, है ना। तो लीफ के ऊपर क्यूटिकल नाम की लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो कि वैक्सी लेयर होती है, आपको पता है। अब लीफ की दो सरफेस होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसे हम एडाक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाली सरफेस होती है उसे हम एबाक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और आप इससे याद करना कि बी आ रहा है ना, ए के बाद बी आ रहा है, तो बी से बेस होता है ना। एडाक्सियल में तो बी नहीं है, एबाक्सियल में बी है, तो बीच बेस वाली यानी नीचे वाली लेयर जो होगी वो कैसी होगी, सॉरी वो कौन सी होगी, एबाक्सियल होगी, और ऊपर वाली एडाक्सियल होगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। एडाक्सियल एपिडर्मिस के नीचे आओगे, जब अंदर आप देखोगे लीफ के, तो दो तरह की सेल्स, सॉरी एक तरह की सेल पाई जाएगी जिसे मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल दो तरह की होती है, एक होती है पैलिसेड मीजोफिल, जो कि ऐसे खंभे की तरह होती है, कॉलम लाइक सेल, है ना। ऐसे लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होती है, लंबी सेल्स होती है, इनको हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल, और ये एक के बगल एक ऐसे अरेंज रहती है, ठीक है। नीचे साइड आप थोड़ा सा आओगे तो स्पॉन्जी मीजोफिल मिलेगी, किस साइड आपको मिलेगी, एबाक्सियल सरफेस के साइड दिखेगी स्पॉन्जी मीजोफिल। और स्पॉन्जी मीजोफिल जो होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत होते हैं, देखो काफी ज्यादा जगह पाई जा रही है ना। एयर स्पेसेस या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस स्पॉन्जी मीजोफिल में देखे जाते हैं, ठीक है। और ये गोल गोल होती है, लॉन्गेटेड नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा आपको वेस्कुलर बंडल भी देखने को मिलेगा पत्ती के अंदर, जिसकी वजह से उसका खाना और पानी और मिनरल जो होते हैं पत्ती के अंदर वो वेस्कुलर बंडल से आएंगे। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के बगल बगल एक चादर देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स की चादर देखने को मिलेगी, किसके बगल? वेस्कुलर बंडल के। और सबसे नीचे वाली लेयर तो एबाक्सियल एपिडर्मिस, आप जान ही गए। नीचे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने नीचे बनाए, ऊपर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ऊपर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, नीचे ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो मैक्सिमम नीचे ही पाए जाते हैं, ऊपर या फिर एक होंगे या दो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से नीचे मैंने दो स्टोमेटा आपको दिखाए हैं, ऊपर वाले सरफेस पे एक भी नहीं दिखाया, और ये भी पानी का लॉस कम करने के लिए। ठीक है, ये लिखा है मैंने, हैव मोर स्टोमेटा ऑन एबाक्सियल सरफेस, इसके एबाक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। ठीक, फिर आते हैं आइसोबाइलेट्रल लीफ पे। तो मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीफ को आइसोबाइलेट्रल लीफ कहते हैं। इनका भी अरेंजमेंट सिमिलर होता है। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस को एडाक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली सरफेस को एबाक्सियल कहते हैं, जो कि यहां मैंने लिखा नहीं है ना, नीचे वाली को एबाक्सियल कहते हैं, एबाक्सियल एपिडर्मिस, और ऊपर वाली को एडाक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर, और देखो मैंने दो स्टोमेटा ऊपर दिखा रखे हैं और दो स्टोमेटा यहाँ पे मैंने नीचे दिखा रखे हैं। रीजन क्या है? जो आइसोबाइलेट्रल या मोनोकॉट लीफ होती है इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे लगभग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, बीच में जो सेल्स भरी होती है यहाँ पे भी उनको मीजोफिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मीजोफिल अलग अलग डिवाइडेड नहीं होती, एक ही तरह की मीजोफिल पाई जा रही। तो यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि ये सारी की सारी स्पॉन्जी मीजोफिल है ना, कभी कभी आप ये कह देते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे यहाँ मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, एक ही तरह की मीजोफिल पाई जा रही, ना स्पॉन्जी है ना पैलिसेड। ठीक है, अच्छा, बीच में आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, वो तो सही है। जो एडाक्सियल एपिडर्मिस होती है यानी ऊपर वाली सरफेस, उसकी कुछ सेल्स जो होती हैं वो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है, कभी कभी खाली रहती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। तो बुलिफॉर्म सेल जो है ये बड़ी सेल्स है, लार्ज सेल्स है, एम्प्टी है और कलरलेस है। ये जो है पत्ती के खुलने और बंद होने में हेल्प करती है। जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं ये पत्ती के खुलने और बंद होने में हेल्प करती है ना। तो बुलिफॉर्म सेल याद रखना। और किस सरफेस पे पाई जा रही है? एडाक्सियल एपिडर्मिस पे। लार्ज कलरलेस और एम्प्टी सेल्स होती है। ठीक है, यहीं पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो लगभग 4 पेज हमने पढ़े, 5 पेज था, लेकिन एक पेज का सिलेबस तो डिलीट ही कर दिया गया है। अगेन, जिसको थोड़ा सा सिलेबस में दिक्कत हो रही है मैं बताऊं, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो जितना मैंने पढ़ाया हर चीज पढ़नी है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको टिश्यू सेक्शन छोड़ देना है ना, टिश्यू का पूरा सेक्शन ही हटा दिया है एनसीईआरटी ने, तो टिश्यू आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं अगर क्लास 11th के। ठीक है, बाकी सेकेंडरी ग्रोथ तो सबने छोड़ना है ना, 11th और नीट वाले सबने छोड़ना। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा आंसर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ इसका, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।